हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो फ्रेश बैच 11th में आने वाला है, जो नए बच्चे आए हैं 10th पास आउट होके, तो उनके पास अब ये चैप्टर्स आएगा। ठीक है, दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बुक, नॉट फर्स्ट चैप्टर। I generally prefer to firstly to finish the second chapter because what is this basic accounting terms। तो जब आपने कॉमर्स ऑप्ट किया है, जब आपके पास अकाउंट सब्जेक्ट्स आए हैं, तो अकाउंट्स में बहुत सारे नए वर्ड्स आते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमने इसके पहले सुने भी नहीं होंगे, और अगर सुने होंगे भी तो हमें एग्जैक्टली अकाउंट्स में उसका क्या मतलब होता है वो हमें नहीं मालूम होगा। तो कुछ भी पढ़ने से पहले, पूरी की पूरी किताब शुरू करने से पहले हमें एटलीस्ट वो टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि क्या किस वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, बहुत सारे न्यू टर्म्स आएंगे, बहुत सारे कुछ सुने हुए टर्म्स भी होंगे, लेकिन उनका शायद डिफरेंट मीनिंग निकल कर आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो वर्ड है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, भाई इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ मतलब समझना है उन शब्दों का जो अकाउंट्स में जो यूज किए जाते हैं, नॉर्मल वर्ड्स जिनको आपने शायद पहले ना सुना हो, सिर्फ उन सारे शब्दों का मतलब समझना है। सबसे पहला वर्ड है ट्रांजैक्शन, या इसको आप बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक एक ही बात है। ट्रांजैक्शन जनरली घर में कोई ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होता है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हो। तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन? ठीक है, so a business transaction is an economic activity, it is an economic activity। ठीक है, economic activity मतलब जिस चीज में लेन देन पैसा इंक्लूडेड हो। ठीक है, पैसे के लिए जो एक्टिविटी की जाए। ठीक है, an economic activity of the business that changes its financial position of the business, that changes its financial position। ठीक है, कोई भी बिजनेस अगर कोई चल रहा है और उसमें आपके कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे उसका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब, फाइनेंस मतलब तो लगभग सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जो उस कंपनी का कैश में या जो उस कंपनी की इनकम में इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उस फाइनेंशियल पोजीशन उसी को बोलते हैं हम कि भाई कंपनी में क्या इनकम हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। तो उस फाइनेंशियल पोजीशन को अगर कोई भी एक्टिविटी चेंज कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन बोलेंगे या बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक अच्छा खासा शॉप चल रहा है। ठीक है, छोटी सी शॉप का हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले। कोई एक शॉप चल रहा है, ठीक है, XYZ। अब उस शॉप में दिन भर में जितनी बार भी सेल हो रहा है, जितनी बार भी कस्टमर जा रहे हैं और सेल हो रहा है, ठीक है, हर वो एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, और हर वो एक्टिविटी क्या कर रही है? उस कंपनी का या उस शॉप का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर रही है या नहीं कर रही है? भाई जब सेल हो रहा है तो उनके पास पैसा बढ़ रहा है, उनका इनकम बढ़ रहा है, उनकी सेल्स बढ़ रही है। ठीक है, तो उस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है। तो जितनी बार भी सेल हो रहा है सुबह से शाम तक, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करी, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन कहेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। क्लियर? वो पर्टिकुलर शॉप सेल करने के अलावा भी कुछ काम करती है, जैसे वो अपना रॉ मटेरियल कहीं और से मंगाती होगी, कहीं और से लाती होगी और फिर बेचती होगी। तो जब वो पर्टिकुलर शॉप कहीं से परचेज कर रहा है, तो वो जो परचेज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, छोटा सा नहीं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये नाम सबने सुना है, ठीक है। मैं इस अमेजन पर्टिकुलर इस amazon.com की, ये .in की शायद इंडिया का जो वेबसाइट है उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ। ओके, अब अमेजन पे दिन भर में कम से कम लाखों प्रोडक्ट अमेजन के थ्रू डिलीवर होते हैं। ठीक है, अमेजन के थ्रू डिलीवर होते हैं, अलग अलग जगह पे दुनिया देश के अलग अलग शहरों में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये अमेजन का इनकम बढ़ाता है ना, अमेजन का इनकम बढ़ाता है।
तो यानी ये जो एक्टिविटी हो रही है अमेजन की डिलीवर करने की, इसमें क्या हो रहा है, अमेजन का इनकम बढ़ रहा है। ठीक है, अब इनकम बढ़ रहा है इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो अमेजन का फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली पैसा आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक, तो एक तो ये ट्रांजैक्शन हो गया कि अमेजन जो है कस्टमर के पास जाएगा, सामान देगा और पैसा लेगा। अमेजन के जो भी डिलीवरी बॉयज हैं, सामान देगा और पैसा लेगा। ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल क्लियर ट्रांजैक्शन है। अच्छा, सिर्फ यही ट्रांजैक्शन है क्या? ऐसा नहीं है। ये सामान जो अमेजन यहां तक पहुंचा रहा है, ये लेने के लिए वो शॉपकीपर्स के पास जा रहा है। भाई अमेजन खुद मैन्युफैक्चर थोड़ी ना कर रहा है चीजों को। आप अगर कोई ड्रेस ऑर्डर कर रहे हो, कोई मोबाइल फोन ऑर्डर कर रहे हो, तो अमेजन खुद नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा ना वो मोबाइल फोन। वो क्या कर रहा है, उसने शॉपकीपर से कनेक्ट कॉन्टैक्ट कर रखा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, शॉपकीपर के पास जाएगा और उससे वो सामान लेगा। ठीक, अब शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर को पैसे कौन देगा सामान के? अमेजन देगा। शॉपकीपर डोंट नो द कस्टमर, शॉपकीपर को कस्टमर नहीं मालूम है कौन है। शॉपकीपर को सामान कौन देगा, पैसे कौन देगा? अमेजन देगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, ये एक और ट्रांजैक्शन हुआ अमेजन और शॉपकीपर के बीच में। इस ट्रांजैक्शन से भी इस बिजनेस की भी फाइनेंशियल एक्टिविटी चेंज होती है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है, और इस अमेजन का भी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है। ठीक है, तो एक बिजनेस में कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती हैं, परचेज, सेल, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे। ठीक है, बेसिकली तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। आई बात समझ में? अब आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो अगर आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में लिखने को, ऐसा हो सकता है कि 1 मार्क्स में आ जाए, तो 1 मार्क्स में आ जाए तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, पर एक एग्जाम्पल जरूर देना चाहिए अपनी तरफ से। ठीक है, वट एवर यू फाइंड द राइट एग्जाम्पल, बट वो आपको देना ही चाहिए। ठीक है, तो अब ट्रांजैक्शन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। क्या फीचर्स है, इसी में आपको फीचर समझ में आ जाएगा, इस एक लाइन में आपको फीचर समझ में आ जाएगा। पहला फीचर क्या है, इट शुड बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये फीचर है। ठीक है भाई, रैंडमली आपने अपने पड़ोसी को जाके कटोरी में सब्जी दे आया, वो क्या है, वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या कि नहीं, आज मैंने जो है बहुत अच्छी पनीर की सब्जी बनाई है तो मैं आज दे के आती हूँ। इज इट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी? इसमें कोई पैसा, आपका खर्चा हुआ, ठीक है, आप अपने लिए पनीर लेकर आए थे, लेकिन क्या आप उससे पैसे लेने जा रहे हो? नहीं जा रहे हो ना, तो उसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आपने क्या किया, कुछ दिया। ऐसा भी हो सकता है कि बदले में वो अपनी कटोरी में आपको भी कुछ दे दे, बट फिर भी क्या वो ट्रांजैक्शन है? नहीं, क्योंकि इसमें ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, इसमें पैसों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन की पहचान क्या होगी कि दैट शुड बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, और आप इसको और सिंप्लीफाइड टर्म्स में कैसे बोल सकते हो, इट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप जिस चीज को पैसों के टर्म में मेजर कर पाओ वही बिजनेस ट्रांजैक्शन है। जिस चीज को आप पैसों में मेजर नहीं कर पाओगे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। क्लियर? तो पहला हमने फीचर देख लिया कि भाई ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत कुछ हो सकता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल हो सकता है। क्रेडिट सेल, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। बिजनेस यहाँ पे अकाउंट्स में हमें वैसे मालूम भी होगा सबको, उधार। ठीक है, तो कैश सेल भी हो सकता है और क्रेडिट सेल भी हो सकता है, कैश परचेज हो सकता है और क्रेडिट परचेज भी हो सकता है। तो कैश में तो तुरंत पैसा आ गया, ठीक है, तो आपका जो इनकम था वो तुरंत का तुरंत बढ़ गया। क्रेडिट, क्रेडिट इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि आपने उधार दे दिया पर पैसा अभी नहीं आया। क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिल्कुल है। अभी नहीं आया, 10 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा, आएगा पैसा। आपका सामान जा रहा है, आपका स्टॉक कम हो रहा है और आपके पास कैश आएगा। आज नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाद में आएगा, 5 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली कोई क्रेडिट आंख बंद करके नहीं करता, देयर इज अ प्रॉपर अग्रीमेंट जिसपे आप क्रेडिट पे काम करते हो। ठीक है, तो ये भी आपके फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है। दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। क्लियर?
अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है? परचेज हो सकती है, वो मैंने बता दिया। इसके अलावा और क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है? कोई भी बिजनेस है वो सैलरी भी देता है अपने एम्प्लॉयज को, देता है, ठीक है। अब आपको सिर्फ बिजनेस के तौर पे सोचना है, तो अगर एक बिजनेस चल रहा है तो वो सैलरी देता है एम्प्लॉयज को, ठीक है। अब आप सोचोगे कि एम्प्लॉय से वो सामान तो लेता नहीं है वो, या एम्प्लॉय उससे कुछ लेता तो है नहीं, बस पैसे सैलरी लेता है, ठीक है। कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। एक्सचेंज हुआ, किस चीज का एक्सचेंज हुआ? वो सैलरी दे रहा है तो एम्प्लॉय उसे सर्विसेज दे रहा है, अपने ना अपने आप को दे रहा है। वो उसने अपना टाइम दे रखा है बिजनेस को, वो सुबह 9 to 5 आता है और वहां पर काम करके जाता है। वो काम करता है तभी सारी चीजें अच्छे से स्मूथली रन हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्व है उसका, ठीक है। तो इसलिए ये सैलरी भी किस में आ जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अगर आप रेंट दे रहे हो, अगर आप बैंक से आपने लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगी, और इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ये सब कुछ क्या है? ट्रांजैक्शन है, ठीक है। हाँ, अगर कोई अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे रहा है, अगर इसी बिजनेस में से ओनर जो है अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे रहा है, तो वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। दैट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। आप उसकी एनिवर्सरी पे गिफ्ट दे दो, उसकी बर्थडे पे गिफ्ट दे दो, दैट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, ठीक। तो व्हाट इज द फर्स्ट फीचर? दैट इट शुड बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन अब आप ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ट्रांजैक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। क्या होता है? एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होता है और एक इंटरनल होता है, ठीक है। तो देखिए एक्सटर्नल में क्या होता है? एक्सटर्नल तो बड़ा सिंपल है कि भाई एक बिजनेस है, वो दूसरे बिजनेस से ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है। हो सकता है ना भाई, फॉर एग्जाम्पल कि कोई दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, अंबानीज का मान लीजिए एक रिलायंस है, ठीक है। अब रिलायंस है, रिलायंस को कुछ चीजों के लिए, अपना जियो का मोबाइल बनाने के लिए उन्हें कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, ठीक है। रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी तो वो रॉ मटेरियल किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। हर चीज मैन्युफैक्चर नहीं करता ना कोई, रॉ मटेरियल वो किसी और से लेंगे जो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे दो बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, दैट इज व्हाट? दैट इज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अगर आप जियो के बिजनेस को समझो तो जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वो किसी और बिजनेस से अपना सामान, अपना रॉ मटेरियल ले रहे हैं। क्लियर हो गई बात? और एक होता है इंटरनल ट्रांजैक्शन। अब इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होता है? इंटरनल ट्रांजैक्शन खुद के ही बिजनेस में ऐसी एक्टिविटी जो आपके इकोनॉमी, जो फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करती हैं। ऐसा क्या हो सकता है कि भाई ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो जाए जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करे, और मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल भी होना चाहिए, ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल भी होना चाहिए। तो एक तो ये मैंने बता दिया कि आप किसी और से सामान खरीद रहे हो, किसी दूसरे को सामान बेच रहे हो, वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। इंटरनल ट्रांजैक्शन, रिलायंस में बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी, प्लांट्स होंगे, मशीन्स होंगी, ठीक है। अब जो मशीन्स हैं, मान लीजिए कि वो खरीदी गई थी 1 करोड़ में, ठीक है। खरीदी गई थी 1 करोड़ में, और 2 साल बाद उसका जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएट हो गया वो, और अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई? 80 लाख रह गई, ठीक है। 2 साल में या 5 साल में वो डेप्रिसिएट हो गई। मशीन है, गाड़ियां हैं, इनकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती है। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होती है। आप जब गाड़ी खरीदते हो तो आप न्यू खरीदते हो, ब्रांड न्यू खरीदी आपने, ठीक है। लेकिन आप जब उसको बेचते हो तो क्या हो जाती है? वो सेकेंड हैंड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने उसको यूज किया हुआ है, उसकी प्राइस अब डेप्रिसिएट हो जाती है, यानी कम हो जाती है। क्लियर? तो ऐसी मशीन जो है वो यूज हो रही है रोज, तो जब यूज हो रही है तो 5 साल बाद उसकी प्राइस क्या हो गई? डेप्रिसिएट हो गई। अब मशीन की प्राइस डेप्रिशिएट हुई, प्राइस कम हुआ ना, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया, ये क्या हो गया? ये भी फाइनेंशियल पोजीशन को फर्क डालेगा। ये जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है, इसको अफेक्ट
करेगा। भाई आपने कोई चीज खरीदी ज्यादा की थी और बाद में उसका प्राइस कम है, आप सोचो कि अगर सोच ही लिया कि चलो ये मशीन बेच देते और दूसरी खरीदेंगे, तो क्या होगा, क्या ये मशीन बेचोगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा क्योंकि उसकी प्राइस डेप्रिसिएट हो गई। तो ये बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, इंटरनल ट्रांजैक्शन। तो दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। आ गई यहां तक बात समझ में। तीसरा फीचर क्या है, ये दूसरा फीचर था। तीसरा फीचर क्या है भाई, जो हम हर चीज में पढ़े, बस आपको क्या करना, एक लाइन समझ के और उसी को एक्सप्लेन करते जाना। अगर आप समझ गए तो आप इजीली एक्सप्लेन कर दोगे। तीसरा फीचर ये कि ट्रांजैक्शन वही होता है जिसके अंदर ताकत है बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने की। जिसके अंदर ताकत है फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने की, मतलब that can affect the financial position, that must affect the financial position, ठीक है। कैसे, अब ये मशीनरी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे हो गया फाइनेंशियल पोजीशन चेंज। एसेट था ना मशीनरी, मशीनरी बिजनेस के लिए एसेट है। एसेट मतलब संपत्ति, आप उसको एक संपत्ति माने हुए हो कि ये तो मेरा एसेट है। आप घर बनवाते हो, एसेट मानते हो, कार लेते हो, उसको भी एसेट मानते हो। तो वैसे ही बिजनेस के लिए क्या एसेट है, मशीनरी एसेट है। अब एसेट कब हो गया, एसेट कब हो गया बिजनेस से, तो फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट होगा ना, इफेक्ट होगा। तो वही थर्ड फीचर यही है कि इट शुड चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन। अगर वो फाइनेंशियल पोजीशन को ही चेंज नहीं कर रहा तो वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। देन एंड लास्ट, simple that it should be expressed in terms of money, it should be expressed in terms of money। अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बताती हूं। आपने जैसे अब ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इन सब में तो क्या है, आप डेप्रिसिएशन का भी अमाउंट निकाल पा रहे हो कि भाई इतने रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया, इतने रुपए का लॉस हो गया। सैलरी दे रहे हो, वो भी मेजर कर पा रहे हो कि भाई इतनी सैलरी दी मैंने तो ये जो है मेरा खर्चा है, ठीक है। परचेज सेल हर चीज मेजर कर पा रहे हो। बट कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर पा रहे हो। हाँ, वो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, वो फाइनेंशियल पोजीशन को भी इफेक्ट करती हैं, लेकिन आप उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा अच्छा चलिए ऐसे लेते हैं एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगेन एग्जाम्पल लेते हैं। मुकेश अंबानी इज द होल हेड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी ने जो है वॉल्यूंटरी सडनली, ऐसा भी होने वाला नहीं है फिर भी सडनली डिक्लेयर्ड हिज रिटायरमेंट, क्या आया, टेकिंग रिटायरमेंट, ठीक है। उसके बाद है टेक ओवर करने के लिए, उनके बच्चे हैं बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, वो आगे चलाएंगे, ठीक है। पर उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि आई एम टेकिंग रिटायरमेंट, ठीक है, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट करने वाले होंगे, दे विल गिव इट अ थॉट, एक बार वो रुकेंगे, सोचेंगे, और हो सकता है कि बहुत सारा कुछ लोग स्टेप बैक भी कर जाए, इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ट्रस्ट फैक्टर था किसका था, वो मुकेश अंबानी का था, ठीक है। अब वो ट्रस्ट फैक्टर जिनकी वजह से बहुत सारा बिजनेस उन्हें मिल रहा था, ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो अचानक से वो ट्रस्ट फैक्टर गायब हो गया। लेकिन इस चीज को आप क्या पैसों में मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये चलिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया, छोटा सा एग्जाम्पल कि किसी कंपनी में कोई एक मैनेजर है जो बहुत स्किलफुल है, बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है, बहुत ही टैलेंटेड है, और उसे कोई और नौकरी मिल गई। अब उसने क्या किया, रेजिग्नेशन डाल दिया कि भाई आई एम लीविंग द जॉब, ठीक। अब वो जा रहा है, उसके जाने से बिजनेस लॉस होगा क्योंकि वो बहुत स्किलफुल था, वो फटाक से ऑर्डर्स जो है अप्रूव करवा के ले आता था, वो दूसरों से अप्रूवल ले आता था, खूब सारे ऑर्डर्स लाता था, वो बहुत स्किलफुल था। उसके जाने से बिजनेस लॉस होगा, पक्का है कि होगा, लेकिन ये बात पता नहीं कि कितना होगा। वी कैन नॉट मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उस चीज को अगर हम मेजर नहीं कर सकते हैं तो किसी मैनेजर के रेजिग्नेशन से, किसी के रिटायरमेंट से
हम उस चीज को फिर फाइनेंशियल पोजीशन में अगर मेजर नहीं कर सकते हैं तो उसे हम ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। क्लियर बात? तो उसे किसी भी एम्प्लॉय के जाने से उसे हम ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। ओके, तो ये था ट्रांजैक्शन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ट्रांजैक्शन का ये सारा पॉइंट था। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है ये ट्रांजैक्शन की, जिसे हमें बड़े ध्यान से, बहुत सिंपल है वैसे तो, आपके पास जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको समझ में आने लगेगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन है और ये नहीं है ना। बहुत इजीली आपको समझ में आने लगेगा कि व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस एंड व्हाट आर नॉट। चलिए ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी कर लें, है ना, 2-4 क्वेश्चन कर ले, फिर हम अगली टर्मिनोलॉजी पे आएंगे। इसमें बहुत सारा दे रखा है। Let me search a good question on transaction. No, right now I am not able to find it. मैं अभी नेक्स्ट टर्म्स पढ़ाती हूँ, मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी आपको एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज अकाउंट्स। अकाउंट, अब ये क्या है भाई, ये तो सब्जेक्ट ही है हमारा, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंट, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है किसी को? उसको हिंदी में बोलते हैं बही खाता। दिस इज फॉर बुक कीपिंग एवं एंड लेखा शास्त्र, ये आपके सब्जेक्ट का हिंदी नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। तो एक तो अकाउंटेंसी क्या हो गया, लेखा शास्त्र, पर यहां पर जो मैं अकाउंट की बात कर रही हूं वो क्या है? वो अकाउंट ये है, वो अकाउंट ये है कि एक बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन नहीं होता है, कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस में सेल्स भी हो रहा है, परचेज भी हो रहा है, ठीक है, कुछ कैश दिया जा रहा है, कुछ कैश आ रहा है, बहुत कुछ होता है, कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है, ठीक, कुछ सैलरी भी दी गई है, ऐसे करके एन नंबर ऑफ बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। अब अगर आप इन सबको मिक्स करोगे तो सब हौच पौच हो जाएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि मेरा सेल्स कितना हुआ, मेरा परचेज कितना हुआ, कैश मेरे पास कितना है बैलेंस में, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ऐसा कुछ फॉर्मेट का, ये कुछ ऐसा ओके, ठीक है। आई थिंक अभी कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे, हाँ, आप देखिए ये है डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ठीक, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, ओके। इस जो ऐसा कुछ बनाते हैं ना, इसको हम बोलते हैं अकाउंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अकाउंट। इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, अगर हमें सेल्स का अकाउंट बनाना है तो भाई जितना भी सेल्स हुआ, जितना भी सेल्स हुआ दिन भर में, एक महीने में जितना भी सेल्स हुआ, वो सारा सेल्स अकाउंट में होगा, ताकि जब हम ये अकाउंट खोल के देखें तो हमें पता चल जाए कि टोटल सेल्स कितना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। दिस इज द अकाउंट। ऐसी हर चीज का अकाउंट बनता है, कैश का अकाउंट बनता है ताकि आपको पता चल जाए कि कैश आपके हाथ में कितना है, परचेज का अकाउंट बनता है ताकि पता चले कि परचेज कितना हुआ है टोटल, ठीक है। हर चीज का अलग अलग अकाउंट बनता है। अच्छा, ये मैंने बहुत सुंदर नहीं बनाया है ऑब्वियसली, ये जो फॉर्मेट है ये कुछ टी शेप में होता है बेसिकली, अगर आप देखो तो ऐसा टी शेप में होता है। दिस इज, एक पार्ट इधर होता है डेबिट का और एक पार्ट इधर होता है क्रेडिट का, इसलिए इसको हम टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। सो
यही होता है आपका अकाउंट। अब इसको आप डिफाइन अगर करना चाहो, अगर आप इसको डेफिनेशन में लिखना चाहो तो लेट अस राइट फ्यू लाइन्स। An account is a record of all business transaction. An account is a record of all business transaction. ठीक, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सबका रिकॉर्ड होगा रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। तो पर्सन क्या भाई, बिजनेस में कई बार उधारी में भी काम होता है, क्रेडिट पे भी काम होता है। राम को माल बेचा, श्याम से माल खरीदा, 50 चीजें होती हैं। तो आपको उन लोगों का, उन पर्सन का भी अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है कि भाई इस पर्सन का कितना बैलेंस है मेरे पास, इसको कितने पैसे मुझे देने हैं। तो पर्सन, उसका भी, जो आपने भी टी शेप अकाउंट बनाया ना ये वाला, इसमें आपका व्हाटएवर इज द फॉर्मेट, ये दिस इज द फॉर्मेट, मतलब इसमें आपको राम्स अकाउंट ऐसे भी बनाना पड़ेगा कि राम से 1 महीने में डेट डालना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, ये हम प्रॉपरली आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। तो ये है आपका अकाउंट, यही होता है अकाउंट। ठीक है, इसमें कई सारे डेफिनेशंस हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो दिस इज अकाउंट। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज कैपिटल। अभी तक इसके पहले, कॉमर्स लेने से पहले, ऐसा कोई है जिसको कैपिटल का मतलब नहीं मालूम? अब जो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होती है और इसे कैसे आगे डिवाइड कर सकते हैं वो देखेंगे हम। Liability, it refers to the amount, business owes to outsider, ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? आउटसाइडर्स और एक्सेप्ट, आउटसाइडर है और एक्सेप्ट प्रोप्राइटर जो होता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको व्हाट इज लायबिलिटी एग्जैक्टली। तो बिजनेस का प्रोप्राइटर कौन होता है भाई? जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, उसमें से कोई एक होता है, जो भी ओनर्स है उनमें से कोई एक होता है जो प्रोप्राइटर होता है, ऑन पेपर जो प्रोप्राइटर होता है, ठीक है, जिसने स्टार्ट किया। अब वो तो भाई बिजनेस का ओवरऑल मालिक है, उसने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, ठीक है। तो इस प्रोप्राइटर के प्रति भी बिजनेस की कोई लायबिलिटी होती है। वो क्या होती है? अकाउंटिंग में बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग इंडिविजुअल्स माने गए हैं। अगर कोई मिस्टर एक्स जो है वो XYZ फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो मिस्टर एक्स इज अ सेपरेट एंटिटी एंड XYZ इज अ सेपरेट एंटिटी। तो मिस्टर एक्स ने जो भी पैसे लगाए हैं XYZ पे, मिस्टर एक्स ने अगर 10 लाख रुपए लगा के XYZ फर्म स्टार्ट किया है, लिमिटेड स्टार्ट किया है, तो ये 10 लाख रुपए XYZ लिमिटेड की लायबिलिटी है किसके ऊपर? मिस्टर एक्स के ऊपर, ठीक है। ये क्या है? लायबिलिटी है, मतलब इसने इनसे ये पैसे ले रखे हैं और इसे ये रीपे करना है। बात समझ आ रही है? ये एक इंडिविजुअल पर्सन है और एक फर्म है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग एंटिटी है, इनके ऊपर ये 10 लाख रुपए लायबिलिटी है इनकी, इन्होंने पैसे लगा रखे हैं। तो एक लायबिलिटी ये हो गई और एक और लायबिलिटी क्या हो गई? आउटसाइडर। कोई भी आउटसाइडर जो है,
तो लायबिलिटी मतलब इट रेफर्स टू द अमाउंट बिजनेस ओज टू आउटसाइडर, मतलब बिजनेस के ऊपर अगर किसी का भी किसी बाहरी व्यक्ति का उधार है, किसी आउटसाइडर का उधार है, तो वो भी इस बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। अब एक तो ये जो 10 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने लगाए, ये एक लायबिलिटी हो गई। इसके अलावा XYZ लिमिटेड में जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा होगा तो कुछ परचेज भी किया गया होगा। मान लीजिए कुछ इन्होंने परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। किससे परचेज किया, मिस्टर ए से परचेज किया, मिस्टर ए से परचेज किया रॉ मटेरियल, ठीक है। और ये क्रेडिट पे परचेज कर लिया कि भाई हम बाद में पैसे दे देंगे। कुछ टोटल अमाउंट 20 लाख का था, जिसमें से 10 लाख रुपए पे कर दिए और 10 लाख रुपए क्रेडिट पे परचेज कर दिए, 10 लाख रुपए क्रेडिट परचेज कर लिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब ये मिस्टर ए क्या हो गए इस कंपनी के, मिस्टर ए क्रेडिटर हो गए। क्रेडिटर मतलब ये हमें इन्हें पैसे देने हैं, ये हमारे क्रेडिटर। क्रेडिटर वो आदमी होता है जिसने आपको उधार में दे रखा है और आपको उसे पैसे चुकाने हैं। तो मिस्टर ए आप इस XYZ लिमिटेड के क्रेडिटर हो गए। XYZ लिमिटेड को ये 10 लाख रुपए मिस्टर ए को चुकाने हैं, तो ये 10 लाख रुपए XYZ लिमिटेड के लिए क्या है, फिर से लायबिलिटी है। लायबिलिटी टू एन आउटसाइडर, दिस वाज लायबिलिटी टू एन इनसाइडर। जो प्रोपराइटर की लायबिलिटी है वो एक इनसाइडर, वो अभी लायबिलिटी को सेग्रीगेट करेंगे पार्ट्स में तो हम और अच्छे से समझेंगे। मतलब यहां पर क्या है कि ये लायबिलिटी बेसिकली यही होता है कि बिजनेस के ऊपर जो कुछ भी पैसा दूसरों का है और उसे वापस रीपे करना है, वो सब बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब हम इसको लायबिलिटी को जरा पार्ट्स में सेग्रीगेट कर ले तो हम इसे और अच्छे से समझ लेंगे। चलिए सो आई वुड लाइक टू, लायबिलिटी ये है, लायबिलिटी को पहले हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंटरनल लायबिलिटी जो मैंने अभी बताया, प्रोप्राइटर ने अगर कोई कैपिटल लगाया है, ठीक है, कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो प्रोप्राइटर के प्रति भी लायबिलिटी है, ठीक है। वो प्रोप्राइटर के प्रति भी लायबिलिटी है बिजनेस की। ऐसा नहीं है वो 10 लाख रुपए ले रही है और अब कुछ देने नहीं है, उन्हें बिल्कुल देना है, ठीक है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी, ओके। तो इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है। इंटरनल में ये अमाउंट किसको पे करना है, प्रोप्राइटर को या ओनर को। ये अमाउंट प्रोप्राइटर को या ओनर को पे करना है, ठीक है। दोनों, लायबिलिटी मतलब आपको पे करना है, बिजनेस को पैसे चुकाने। लायबिलिटी का मतलब यही है कि आपके ऊपर वो जिम्मेदारी है, आपके ऊपर वो दायित्व है, यू हैव टू पे दैट, ठीक है। तो ये इंटरनल लायबिलिटी मतलब ओनर को या प्रोप्राइटर को पे करना है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब या तो आपको क्रेडिटर को पे करना होगा, क्रेडिटर जो मैंने अभी बताया, या बैंक को पे करना हो सकता है। भाई आप बैंक से आपने लोन लिया हो फॉर एग्जांपल, तो बैंक को भी आपको पे करना हो सकता है, ठीक है। इस तरह से और भी लायबिलिटी हो सकती है। आपने अभी तक सैलरी नहीं दी है, ठीक है, पहले की सैलरी बाकी है, आउटस्टैंडिंग हो गई है, वो भी लायबिलिटी होती है बिजनेस में। आपका कुछ पहले का हिसाब किताब जो कुछ भी पेंडिंग है। तो इन शॉर्ट लायबिलिटी अगर आपको एकदम शुद्ध सीधे भाषा में समझना है तो जो पैसा भी बिजनेस का को किसी को भी देना बाकी है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्लियर, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। चाहे लास्ट ईयर की सैलरी नहीं दी, लास्ट ईयर का रेंट नहीं दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया, अगर पुराना कुछ देना बाकी है अभी तो वो लायबिलिटी हो गई है आपकी, वो आपको देना ही है, ठीक है। अब इसके बाद लायबिलिटी एक तो ये तरीके से क्लासिफाई होती है, एक दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई होती है। वो क्या होती है देख लें हम जरा। लायबिलिटी एक फर्दर और तरीके से क्लासिफाई होती है, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, राइट। सो नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। नॉन करंट मतलब क्या है, ठीक है, पहले करंट का मतलब समझ लेते हैं। करंट मतलब होता है
ऐसी लायबिलिटी जो आपको जल्दी से जल्दी पे कर देनी है, जो आपको आप एक टाइम ड्यूरेशन अगर दिमाग में रखना हो तो ये मान लीजिए कि कम से कम मिनिमम टाइम इसका 1 ईयर है, मैक्सिमम टाइम इसका 1 ईयर है करंट लायबिलिटी का, उससे ज्यादा आप इसको नहीं रख सकते। मतलब अगर ये उधार जो भी कुछ है ये आपको साल भर के अंदर पे कर देना होता है, दैट विल कम इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, 1 ईयर की ड्यूरेशन के अंदर जो कुछ भी आपके पास उधार पड़ा है, जो 1 ईयर की ड्यूरेशन में पे कर देना है, वो करंट लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, क्लियर बात है। जैसे आपने अगर कोई पैसा सामान उधार खरीद रखा है तो आपको क्रेडिटर को पैसे चुकाने होंगे। ठीक है, जैसे अभी मिस्टर ए थे, तो अगर मिस्टर ए आपके क्रेडिटर है तो आपको उन्हें पैसे चुकाने होंगे। आप कोई भी बंदा आपको इतना लंबा उधार तो नहीं देगा ना कि आप 2 साल 5 साल में पैसे दो, ऑब्वियसली है कि वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने इतना ही उधार देगा। तो ये क्या होगी, इस तरह की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, बिल्स पेबल एक वर्ड आता है, एक अलग से चैप्टर भी आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें ये आप और अच्छे से पढ़ोगे। इसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि व्हाट इज बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने मिस्टर वाई से उधार में सामान खरीद रखा है। ठीक है, अब भाई ओरली कभी भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता, आपको कुछ ना कुछ प्रूफ देना होता है। तो इस टाइम पे आपने क्या किया, एक बिल लिख के दिया, उन्होंने मिस्टर वाई ने आपको एक बिल लिख के दिया कि आप मुझे इतने रुपए इस तारीख को चुका दोगे। ये बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर्मेट चैप्टर में आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे। एक ऐसा बिल का फॉर्मेट आता है, दुकानों पे मिलता है, उसमें लिखा जाता है बस, और जिसने उधार ले रखा है उसको साइन करना होता है। ठीक है, तो अभी ऐसे समझ लो बस कि आपने रिटन में उसको दे दिया कंसेंट कि भाई मैं आपको ये पैसे दूंगा। ठीक है, तो वो उसको हम बिल्स पेबल बोलते हैं। जो देना है वो क्या हो गया, बिल्स पेबल। तो ये भी एक लायबिलिटी है। आप बिल लिखोगे, 1 महीने के लिए लिखोगे, 2 महीने के लिए लिखोगे, 3 महीने के लिए लिखोगे, हद से हद 4-5 महीने के लिए। साल भर के बाद का कोई बिल्स पेबल कोई नहीं लिखता कि भाई मैं साल भर के बाद दूंगा, और दूसरा कोई रख भी लेगा उसे कि हाँ ठीक है देना, ऐसा नहीं होता। तो करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा। देन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आपके बैंक में कुछ 1 लाख रुपए पड़े थे, आपके जो बिजनेस अकाउंट है उसमें कुछ 1 लाख रुपए पड़े थे। ठीक है, सडनली किसी ने चेक लगाया 1,10,000 का, किसी ने चेक लगाया 1,10,000 का। ठीक है, अब आपके अकाउंट में वो पैसे नहीं दिखाई दे तो वो चेक बाउंस हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपके अकाउंट में रोज कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होते रहते, आप एक बड़े अच्छे कस्टमर हो, बैंक के ट्रस्टवर्दी हो, तो बैंक क्या करता है कई बार कि ठीक है, बैंक अपनी तरफ से 10,000 रुपए ऐड करके उस चेक को पे कर देता है कि 1,10,000 आप ले जाओ। ठीक है, अब आपके ऊपर वो 10,000 क्या हो गए, वो लायबिलिटी हो गई। आपको किसको देने पड़ेंगे वो लायबिलिटी, वो बैंक को देना पड़ेगा। वो 10,000 बैंक ने अपनी तरफ से दिए उसे, तो यू हैव टू पे दैट टू बैंक। तो इस चीज को जब बैंक अपनी तरफ से कुछ पैसा दे देता है आपके किसी कस्टमर को, तो उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब आपके अकाउंट में जितने पैसे थे उससे ज्यादा निकाल लिए गए हैं, जितने आपके अकाउंट का बैलेंस था उससे ज्यादा निकाल लिए गए हैं, दैट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और ये भी करंट लायबिलिटी है, मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। बैंक आपको साल भर तक वेट नहीं करेगा कि आप ये ओवरड्राफ्ट पे करोगे, आपको जल्दी से जल्दी पे करना पड़ेगा वरना इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो ये सब किस कैटेगरी में आ गए, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब जो आपको 1 ईयर के अंडर में पे कर देने हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे, बट ये मेजर कुछ एग्जांपल हैं। अब हम आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में। तो नॉन करंट लायबिलिटी में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया जाता है। ठीक है, रिलेटिवली आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया जाता है कि आप आराम से 1 साल के बाद पे कर सकते हो। इसका एग्जांपल क्या है, आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, आपने कुछ ऐसा लोन होता है ना जैसे एजुकेशन लोन होता है, ये बिजनेस में तो नहीं होता लेकिन मैं एग्जांपल बता रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, 4 साल आप पढ़ाई कर लो आराम से, हमारे पैसों पे बैंक लोन देती है जो, और उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी उस दिन से आप हमारा लोन रीपे करना स्टार्ट करना। तो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया ना, आपको लंबे समय बाद गया।
ऐसे बहुत सारे लोन आप बिजनेस पे भी ले सकते हो, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो, ठीक है, कि आप साल भर के बाद से उसको पे करना स्टार्ट करोगे, तो ये क्या होगी, नॉन करेंट लाइबिलिटी होगी, ठीक है, बात समझ आ रही है, दिस इज नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड दिस इज करेंट। तो लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी एक नया चैप्टर आएगा, ये 12th में आएगा, 11th में नहीं आएगा। डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है। डिबेंचर्स मोस्टली कंपनी इशू करती है, जो कंपनीज होती हैं, स्टॉक कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, वो इशू करती हैं, वो पब्लिक से मांगती हैं लोन, ठीक है, उसी लोन के लेटर को हम बोलते हैं डिबेंचर्स। वो पब्लिक से लोन मांगती हैं अपनी कंपनी को रन करने के लिए। शेयर और डिबेंचर दो डिफरेंट चीजें हैं, तो उसी को हम डिबेंचर बोलते हैं, और वो ऐसा मांगती है आप मुझे पैसे दो और इस लोन पे मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा जब हमें प्रॉफिट होगा, और उसका ड्यूरेशन जनरली लॉन्ग टर्म ही होता है, तो इसलिए डिबेंचर्स भी किस में आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी में, ठीक है, बात समझ आ गई। ये हमारा था पूरा लायबिलिटी का टॉपिक। तो अब हमें क्लियर हो गया होगा सबको कि लायबिलिटी एग्जैक्टली क्या होती है। सिंपल भाषा में लायबिलिटी क्या होती है, जो भी चीज आपको आपके बिजनेस पे उधार है वो आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, आपको वो पे करना है, ठीक है, दैट इज लायबिलिटी इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज। बाकी ये आपके टाइप्स है, इनको आप समझ लो, इनके डेफिनेशन बुक में दिए हैं जो बहुत ही नॉर्मल है, जो मैंने समझाया एग्जैक्टली अगर आप उसी को अपने वर्ड्स में लिख दोगे तो दैट इज टोटली फाइन, और ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम मूव करते हैं किस पे, एसेट पे। Now moving towards asset. Sorry. एसेट क्या होता है, एसेट को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, लायबिलिटी को बोलते हैं दायित्व, और एसेट को बोलते हैं संपत्ति, ठीक है। तो हम एसेट के बारे में समझते हैं, दैट व्हाट इज एसेट, anything which is in the possession or is the property of a business enterprise including the amounts due to it from others, ठीक है, property of the enterprise or any other possession of the business, including amount due to others, ठीक है। अब इसकी क्या मतलब है, पहले सिंपल भाषा में हम संपत्ति समझ लेते हैं। अभी बिजनेस को ना छोड़ के हम घर की बात करते हैं। आप अगर अपने घर को देखो तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या एसेट होते हैं घर में जनरली। घर में एक जो आपका घर है, खुद का बिल्डिंग, जो भी जमीन होती है वो उसको एसेट माना जाता है, ठीक है। जो क्या बोलते हैं पूरा घर बना होता है, पूरा स्ट्रक्चर, दैट इज एसेट, ठीक है। जो गाड़ियां होती हैं वो सब एसेट होते हैं, ठीक है। कोई भी मशीनरी अगर काम कर रही होती है घर में, एनीथिंग, जो आप लोग का ये टेलीविजन है, लैपटॉप है, एवरीथिंग इज एन एसेट, ठीक है। ये सब कुछ एसेट है। ऐसे ही आप बिजनेस में सोचते हैं तो बिजनेस में क्या क्या एसेट हो सकता है, कोई भी बिजनेस की प्रॉपर्टी, कोई भी बिजनेस की प्रॉपर्टी, जैसे बिल्डिंग, ठीक है, लैंड, मशीनरी, ठीक है। ये सब कुछ क्या है बिजनेस के लिए, एसेट है। तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, एसेट है। इसके अलावा अब इस पे आते हैं हम कि और एनी अदर पोजेशन, और कुछ भी, जो कुछ भी ऐसा है जो बिजनेस का अपना है, मतलब वो उनको बेचना नहीं है, वो एसेट क्या है, बेचने के ऑब्जेक्टिव से नहीं लिया जाता है। फर्नीचर, फर्नीचर भी एसेट में आता है, ठीक है। ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग अमाउंट ड्यू टू अदर्स, और ऐसा पोजेशन मतलब ऐसा पैसा जो अभी ड्यू है, लोग आपको, जैसे आपने उधार में किसी से खरीदा था तो आपको उन्हें पैसे देने थे, तो वो आपके क्या हुए थे, क्रेडिटर हुए थे।
ऐसे आपसे भी तो कोई उधार में खरीद के जाएगा ना, बिजनेस में हमेशा हर कुछ कैश में नहीं हो सकता है, तो ऐसे आपसे भी कोई उधार में खरीद के जाएगा। तो अगर आपने किसी को उधार में माल बेचा है और आपको उससे पैसे लेने हैं, आपको उससे पैसे लेने हैं, तो वो बंदा आपका क्या कहलाता है? डेटर। वो बंदा आपका क्या कहलाता है? डेटर। ठीक है, देनदार हिंदी में बोलते हैं इसको, देनदार। ठीक है, वो बंदा आपका मतलब आपने किसी को उधार में दे रखा है और अब वो आपको पैसे देगा। ठीक है, तो ये डेटर भी आपके एसेट की कैटेगरी में आते हैं, ये डेटर भी आपके एसेट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये जो बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, इन सबको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। ये सब क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड है ना, ये एक जगह है, मूवेबल नहीं है ऐसे कि इधर उधर तुरंत कर लिया, आज इधर उठाया उधर रख लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो इनको क्या बोलते हैं हम? फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब हम एसेट का कैटेगराइजेशन करेंगे। पहले हम समझ लें कि एसेट क्या होता है। समझ में आ गया? एसेट वो हर प्रॉपर्टी या वो पोजेशन है जिसमें बिजनेस, जो बिजनेस का अपना है, पहली बात। और एसेट जो बिजनेस ने खरीद रखा है लेकिन बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदा है, लेकिन क्या बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदा है, ऐसा कुछ भी जो बिजनेस के पास है, उसके बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने के लिए, जो बिजनेस के पास है और बिजनेस को और ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। ये मशीनरी है तो बिजनेस और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगी, ग्रो करेगा बिजनेस। बिल्डिंग है तभी मशीनरी रखी जाएगी, ग्रो करेगा बिजनेस। लैंड नहीं होगा तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? ठीक है, तो जो कुछ भी बिजनेस का है और वो हेल्प कर रहा है बिजनेस को ग्रो करने में, वो सब कुछ क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। अब हम एसेट का कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। अब हम एसेट का कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। अच्छा, पहले देखते हैं एसेट के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए भाई। ये मैं आईसीएससी वाले बुक से रेफर कर रही हूँ, जो आईसीएससी बोर्ड में चलती है मोस्टली, डीके गोयल चलती है। अगर और कोई भी बुक चलती है तो आप बता दीजिएगा। तो एसेट क्या होता है? एसेट के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आप कैसे बता पाएंगे कि ये एसेट है? द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। ठीक है, रिसोर्सेज जो है वो पहली बात तो वैल्यूएबल होनी है, उनकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, महंगा होना चाहिए। जैसे 1 रुपए की चीज, 2 रुपए की चीज को आप एसेट नहीं बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, द रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय बिजनेस, मस्ट बी ओन्ड बाय बिजनेस। ठीक, तीसरा, द रिसोर्सेज मस्ट बी अक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट, मस्ट बी अक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एसेट के हैं। ठीक है, इन तीनों को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एसेट है। देखिए, पहली बात तो वैल्यूएबल होनी चाहिए। 1 रुपए की चीज और 2 रुपए की चीज को आप एसेट नहीं बोलोगे, 10 रुपए की चीज, 20 रुपए, 100 रुपए की चीज को नहीं। एटलीस्ट कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो रिसोर्सेज वैल्यूएबल होने चाहिए। देन बिजनेस का अपना होना चाहिए, वो बिजनेस का अपना होगा तभी तो उसका एसेट है ना। आप किराए की चीज को एसेट नहीं बोल सकते। ओके, आपने जो रेंट पे ले रखा है दैट कैन नेवर बी योर एसेट। और द रिसोर्सेज मस्ट बी अक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट, और वो रिसोर्स जो कुछ भी है वो चाहे वो खरीदा गया हो या कहीं से पुराना ही आपका हो। मान लीजिए किसी की बिल्डिंग होती है ना बहुत पुरानी, या लैंड पड़ा हुआ है पुराना, उसको यूज कर लिया, बट वो मनी टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, वो मनी टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए। आता है ना कि उनके दादाजी की जमीन है, ठीक है, उनके दादाजी की जमीन है, तो वो बहुत पुरानी, लेकिन आज की डेट में आप उस लैंड को मनी में मेजर कर सकते हो। ठीक है,
तो इसलिए ये तीनों चीज जो है ये क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, एसेट की। ओके, अब हम एसेट को क्लासिफाई कर रहे हैं कि कैसे होता है एसेट। तो एसेट का क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा है, नॉन करेंट, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, ठीक है। एंड थर्ड वन इज फिक्टिशियस एसेट। थर्ड वन इज व्हाट, फिक्टिशियस एसेट। अब नॉन करेंट एसेट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू, नॉन करेंट एसेट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू tangible and intangible, tangible and intangible, ठीक है। ओके, तो ये होते हैं एसेट का क्लासिफिकेशन। ये अब हम जरा इनको समझ ले जल्दी से कि क्या होता है। नॉन करेंट एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो जो कुछ भी आपके बिजनेस में इसलिए लगा हुआ है कि आप उससे गुड्स प्रोड्यूस कर पाओगे, उससे फर्दर गुड्स बना पाओगे, वो सब किस में आता है, नॉन करेंट एसेट में, ठीक है। इसमें जो हम बोलते हैं बेसिकली बिल्डिंग, लैंड, ये अभी मैंने बताया ये सब मशीनरी। अब ये सब क्या है, फिक्स्ड एसेट है, इनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, ठीक है। और इस फिक्स्ड एसेट को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें, टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट में। इस फिक्स्ड एसेट को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट में, ठीक है। अब ये क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। नॉन करेंट एसेट का मतलब सिंपल है कि आप उसको तुरंत, कुछ ऐसा नहीं कि आपने तुरंत सोचा और तुरंत बेच दिया और तुरंत इस पर्पस के लिए वो एसेट नहीं होता है। नॉन करेंट एसेट इसलिए होता है आप उसको लॉन्ग टर्म में यूज करते जाओगे, उससे पैसे कमाते जाओगे, उसको यूज कर करके आप पैसे कमाते जाओगे, बट ऐसा नहीं कि आपने लिया और उसको बेच दिया, इसलिए एसेट नहीं होता है, ठीक है। तो उसको लॉन्ग टर्म तक रखना है, उसका यूज करना है, उससे पैसे कमाने हैं, इसलिए नॉन करेंट एसेट होता है। और अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल वेरी सिंपल, दैट कैन बी टच्ड, ठीक है। जो फिजिकल फॉर्म में जो आपको दिखता है, जो कुछ भी आपको फिजिकली दिख रहा है वो टैंजिबल एसेट है। ये सारा कुछ फिजिकली दिखता है हमें, बिल्डिंग को देख सकते हैं, लैंड को देख सकते हैं, मशीनरी को देख सकते हैं, तो ये सब क्या है, टैंजिबल एसेट है, ठीक है। कंप्यूटर्स, मोटर कार, फर्नीचर, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, कंप्यूटर्स, कार, फर्नीचर, ठीक है। ये सब टैंजिबल एसेट हो गए क्योंकि इन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। इनटैंजिबल ऐसे एसेट जिन्हें हम टच नहीं कर सकते लेकिन फिर भी वो हमारे बिजनेस में वैल्यू रखते हैं, उनकी वजह से हमें फायदा होता है, उनकी वजह से हम प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। जैसे गुडविल। अब ये इनटैंजिबल एसेट पे एक अलग से लेक्चर होगा जिसमें इन सारे इनटैंजिबल एसेट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक, ये सब कुछ इनटैंजिबल एसेट है, मतलब आप इनको टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आप इनको टच नहीं कर सकते। गुडविल है, गुडविल क्या होता है, गुडविल मतलब उस बिजनेस का बहुत रेप्यूटेशन है, बहुत नाम है, आंख बंद करके इंसान वहीं जाएगा, ठीक है। आपको अगर एक क्लोथिंग, आपको अगर कुछ कपड़े लेने हैं, आपने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ एक्सप्लोर किए, यू वेंट इनटू द मॉल एंड यू वेंट इनटू द पर्टिकुलर शॉप, जो भी ब्रांड आप पहनते, तो क्या है, क्यों, क्योंकि उस ब्रांड का इतना रिकॉग्निशन है, वो ब्रांड इतना पॉपुलर, उसकी गुडविल है, ठीक है। तो ऐसे अब उस गुडविल की वजह से उस पर्टिकुलर कंपनी को फायदा हो रहा है, ठीक। पेटेंट, पेटेंट
कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को जो भी कोई मैन्युफैक्चरर होता है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को पेटेंट करवा लेता है, सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी दैट, ताकि कोई और कॉपी नहीं कर सके उसे। उनका जो अपना मैन्युफैक्चर है वो उसे खुद ही उसके होलसेल मालिक बने रहे। जैसे आईफोन है, एप्पल उसने उसको पेटेंट करवा रखा है, उसके बहुत सारे अंदर के जो फीचर्स है उसको पेटेंट करवा रखा है, ठीक है। कॉपीराइट होता है, हम चीजों पे देखते हैं मैक्सिमम, आप गूगल पे जब कोई इमेज डाउनलोड करने की कोशिश करते हो तो लिखा होता है द इमेज कैन बी द सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, मतलब अब वो इमेज जिसका है वो उसकी कॉपीराइट है, आप उसको कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब इंटैंजिबल एसेट में आते हैं। बात समझ में आई? ये टच नहीं कर सकते हम, और लेकिन ये एसेट है, दे आर प्रॉफिटेबल, दे गिव प्रॉफिट टू द बिजनेस। देन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे करंट एसेट्स वो चीज होती है, पहला करंट एसेट जो भी आसानी से जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो भी एसेट आसानी से जल्दी से आपको कैश में कन्वर्ट करना है वो करंट एसेट होता है। फॉर एग्जांपल डेटर्स। डेटर्स यानी आपने जिनको उधार दे रखा है, आप उनसे जल्दी से पैसा लेके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये क्या हो गया? करंट एसेट हो गया। और बैंक में जो आपके पैसे हैं वो क्या है? करंट एसेट है। कैश जो आपके पास पड़ा है वो कैश तो है ही, तो वो भी करंट एसेट में आता है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये है करंट एसेट जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, या इनको एक्टिव एसेट भी बोलते हैं। इनको ना हम एक्टिव एसेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोइंग स्टेट में होते हैं, एक जगह रखे नहीं रहते, कैश आपका रखा नहीं रहेगा, वो फ्लो होता रहेगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो इसलिए इनको हम एक्टिव एसेट बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज फिक्टिशियस एसेट्स। द नेक्स्ट वन इज फिक्टिशियस। फिक्टिशियस नाम का मतलब ही फिक्टिशियस होता है, कुछ लोचा है ऐसा होता है ना। तो फिक्टिशियस बेसिकली ये एसेट नहीं होते हैं, ठीक है। इनको जनरली कंपनीज एसेट दिखाती है, ठीक है। क्या होता है कि कई बार कंपनीज किसी एडवर्टाइजमेंट में बहुत बड़ा खर्चा कर देती हैं, ठीक है। मान लो एक कंपनी उठी और 5 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर दिया। अब वो कंपनी अपने उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साथ अगर 5 लाख रुपए एक्सपेंडिचर में दिखा देगी तो कंपनी को सीधा सीधा लॉस दिखेगा, ठीक है। तो कंपनीज ऐसा नहीं करती। कंपनीज क्या करती है? वो ये बताती हैं कि ये मेरा एसेट है, मैंने 5 लाख रुपए लगाया है, इससे आज भले ना फायदा हो मुझे, आगे 2-3 सालों में मुझे कभी तो फायदा होगा, आगे 2-3 आने वाले सालों में मुझे इसका फायदा मिलेगा, ये मानकर उस 5 लाख को वो एसेट मान लेते हैं और उन्हें फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, ठीक है। जो ह्यूज अमाउंट लगाया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, उन्हें क्या बोलते हैं? ऐसी चीजों को फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। जैसे कंपनी जब शेयर इशू करती हैं तो उस पर डिस्काउंट दे देती हैं, वो डिस्काउंट बेसिकली उनको लॉस हो रहा है, उनको लॉस हो रहा है, लेकिन वो उसको क्या दिखाती है कि मेरा एसेट है, मुझे इसके बदले फायदा मिलेगा। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने जो पैसा लगाया वो एक साल में उसी करंट अकाउंटिंग पीरियड में आप अपने एक्सपेंडिचर में नहीं दिखा पाते हो, तो आप क्या करते हो? आने वाले कई सालों में धीरे धीरे उस पैसे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के में दिखाते हो। जैसे 5 लाख लगाया किसी कंपनी ने, तो हर साल 1-1 लाख रुपए करके वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको राइट ऑफ करती जाएगी, एक साथ नहीं दिखाएगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली गलत फहमी है, ये बेसिकली एसेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी बिजनेस इसको एसेट बना के रखते हैं, धोखा दिया जाता है खुद को भी और सबको, ठीक है। तो दिस इज फिक्टिशियस एसेट। चलिए